हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ ए ब्रोकन हार्ट भाग 29। जिया को ईशान से न मिल पाने का दुख था, लेकिन साथ ही खुशी भी थी कि ईशान अब पहले की तरह उससे चिढ़ता नहीं है। सोफी बाकी स्टाफ के साथ मिलकर पार्टी एंजॉय करने लगी और जिया वही काउंटर पर बैठकर प्यार भरी नजर से उस सैंडविच को देखती रही, जैसे वह सैंडविच न होकर ईशान की तरफ से मिला कोई तोहफा हो। कुछ देर बाद मिस्टर दयाल काउंटर के सामने से गुजरे। उन्होंने जिया के हाथ में बंद सैंडविच देखा तो कहा, ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये हमारे रेस्टोरेंट का तो बिल्कुल नहीं लगता। जरूर तुमने इसे बाहर से खरीदा है। क्या तुम बाहर की चीजों का हमारे रेस्टोरेंट में प्रमोशन कर रही हो? ओ मिस्टर दयाल, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, बल्कि ये मुझे किसी से मिला है। मुझे ये सैंडविच बहुत पसंद है और आपके रेस्टोरेंट से तो काफी सस्ता है, जिया ने कहा। हाँ, वो इसलिए क्योंकि तुम इस रेस्टोरेंट की महंगी डिश खरीद भी नहीं सकती। खाओ अपना चीज सैंडविच, कहते हुए मिस्टर दयाल आगे बढ़ गए। जिया यूं तो किसी की बातों को दिल पर नहीं लेती थी, पर कभी कभी मिस्टर दयाल की बातें उसका दिल दुखा देती थी। जिया कुछ देर उदास रही और खुद से कहा, मिस्टर दयाल दिल के बुरे नहीं है, वो बस कभी कभी ऐसी बातें कह देते हैं। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है जिया, तुम उन्हें माफ कर दोगी। ऑफ कोर्स तुम्हें उन्हें माफ कर देना चाहिए। वो हैंडसम लड़का आज तुमसे मिलने आया, तुम्हारे लिए सैंडविच लेकर आया। तुम ये बात अब किससे जाकर शेयर करोगी? सोफी से कहा तो फिर वो कहने लगेगी कि मैं पागल हूँ। नहीं, मुझे ये उससे शेयर नहीं करना। उसे आज के लजीज खाने का लुत्फ उठाने दो। जिया काउंटर से उठी और सैंडविच को पैक कर अपने बैग में रख लिया। आज जिया को ओवर टाइम नहीं करना था, बल्कि उसे तो रेस्टोरेंट से जल्द निकलना था। इसलिए वह सोफी के पास आई और अपना पेट पकड़ते हुए कहा, ओ सोफी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लगता है मुझे घर जाना चाहिए। क्या आज तुम अकेले ओवर टाइम कर लोगी? क्या हुआ जिया, तुम ठीक हो ना? ये तुम्हें अचानक से पेट दर्द क्यों होने लगा? सोफी ने जिया की परवाह करते हुए कहा। जिया को और क्या चाहिए था? वह मुस्कुराई और कहा, नहीं, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लगता है मुझे घर जाना चाहिए। मुझे आराम की सख्त जरूरत है। हाँ, ठीक है, तुम घर चली जाओ और दवा लेकर आराम करो। मैं मिस्टर दयाल से कह दूंगी, सोफी ने आत्मीयता से कहा। तो जिया खुश हो गई। वह रेस्टोरेंट से बाहर आकर अपनी साइकिल पर आ बैठी और वहां से निकल गई। सोफी और ईशान के अलावा जिया का इकलौता दोस्त इस शहर में अगर कोई था तो वो था फुटपाथ पर रहने वाला वो पिल्ला। शाम हो चुकी थी और आसमान में लालिमा छाई हुई थी। जिया अपनी साइकिल लेकर विंग रेस्टोरेंट के बगल में बने फुटपाथ पर पहुंची और अपनी साइकिल को साइड लगा दिया। वह पिल्ले के पास चली आई। जिया ने देखा पिल्ला गमले के पास नहीं है। जिया ने इधर उधर उसे ढूंढना शुरू किया तो पाया कि पिल्ला विंग रेस्टोरेंट की शीशे की दीवार के पास बैठा अंदर देख रहा है। जिया उसके पास चली आई और कहा, हे डेस्टिनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिल्ले ने जिया की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस शीशे के पार देखे जा रहा था। जिया ने देखा कि डेस्टिनी उसे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो उसने एक बार फिर थोड़ी तेज आवाज में कहा, क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रही? हाँ, तुम इतने एहसान फरामोश कैसे हो सकते हो? इस बार भी डेस्टिनी ने कोई ध्यान नहीं दिया तो जिया का मुंह बन गया। जिया ने देखा डेस्टिनी उसकी एक बात नहीं सुन रहा है तो वह घुटनों के बल उसके बगल में बैठ गई और कहा, आखिर तुम देख क्या रहे हो जो तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा? ओह, ये बहुत क्यूट है। क्या तुम इसे जानते हो? जिया ने देखा शीशे के उस पार रेस्टोरेंट में एक बहुत ही प्यारा सा पपी अपने मालिक के साथ बैठी है और डेस्टिनी तब से उसे ही देख रहा है। जिया ने डेस्टिनी की तरफ देखा और कहा, क्या तुम इसके लिए यहाँ बैठे थे? इस बार डेस्टिनी ने जिया की बात पर ध्यान दिया और उसकी तरफ देखकर अपनी आंखें मिचमिचाने लगा। दोनों वहीं बैठकर उस पपी को देखने लगे। कुछ देर बाद रेस्टोरेंट का चौकीदार आया और दोनों को घुड़कते हुए कहा, ए, उठो यहाँ से और जाओ।
जिया ने सुना तो जल्दी से उठी और डेस्टिनी से कहा, चलो डेस्टिनी, वरना ये हमें मारकर भगा देगा। पर मजाल है डेस्टिनी के कान पर जूं तक रेंगी हो। वह तो प्यार में कुत्ता मेरा मतलब अंधा हो गया था और लार टपकाते हुए उस अमीर पप्पी को देखे जा रहा था। चौकीदार फिर चिल्लाया तो जिया ने डेस्टिनी की टांग पकड़ी और उसे घसीटते हुए वहां से ले गई। और डेस्टिनी को घसीटते हुए जाना भी मंजूर था। उसने तो जैसे अपने प्राण ही त्याग दिए थे। जिया डेस्टिनी को लेकर गमले के पास आई और फुटपाथ पर बैठते हुए कहा, तुम्हें हो क्या गया है डेस्टिनी? तुम इतना इम्मेच्योर कैसे बिहेव कर सकते हो? डेस्टिनी ने सुना तो अपनी चमकीली आंखों से जिया को देखने लगा और फिर सर झुकाकर वहीं बैठ गया। जिया कुछ देर उसे देखती रही और फिर एकदम से खुश होकर कहा, क्या तुम जानना चाहोगे मैं यहाँ क्यों आई थी? मुझे तुम्हें कुछ बताना था। वो जो हैंडसम लड़का है ना, जो मुझे एड कंपनी में मिला था, जानते हो आज शाम वो मुझसे मिलने आया था और मेरे लिए चीज सैंडविच भी लेकर आया था। वो ये बात नहीं जानता पर मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, एक्चुअली बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। वो बहुत अच्छा इंसान है और बहुत क्यूट भी। क्या तुम उससे मिलना चाहोगे? सोफी ने बताया कि वो कहीं बाहर चला गया है। जब वो आएगा तब मैं तुम्हें उससे मिलाऊंगी। पर अगर उसे उसे तुमसे मिलना पसंद ना हुआ तो तुम बुरा मत मानना। मैं हमेशा तुमसे मिला करूंगी। जब मेरा घर बनेगा तब मैं तुम्हें भी उसमें थोड़ी सी जगह दे दूंगी रहने के लिए, ओके ना? कितना मजा आएगा तुम, मैं, सोफी और वो हैंडसम लड़का जब साथ साथ रहेंगे। जिया आंखों में चमक भरे कुछ भी बोले जा रही थी और डेस्टिनी दिलचस्पी के साथ उसकी बातें सुन रहा था। जिया ने अपने बैग से सैंडविच निकाला और ब्रेड वाला हिस्सा तोड़कर डेस्टिनी के सामने रखते हुए कहा, वैसे मैं ये किसी के साथ बांटना तो नहीं चाहती, पर तुम मेरे लिए खास हो। जानते हो क्यों? क्योंकि जब से मैं तुमसे मिली हूं तब से मेरी जिंदगी में सब अच्छा ही हो रहा है। हाँ, कुछ गड़बड़ हो जाती है, लेकिन मेरी जिंदगी में पहले से ज्यादा एक्साइटमेंट है और उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। डेस्टिनी ने सुना तो जिया की तरफ देखकर अपनी पूंछ हिला दी और फिर ब्रेड खाने लगा। जिया भी उससे बातें करते हुए सैंडविच खाने लगी। धीरे धीरे अंधेरा हो गया और आसपास की सभी लाइटें जल चुकी थी। आज जिया बहुत खुश थी और वह खुशी खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। डेस्टिनी ने ब्रेड खाया और जिया के बगल में आकर बैठ गया। दोनों साथ साथ बैठे हुए बहुत क्यूट लग रहे थे। अगली सुबह ईशान की फ्लाइट थी, इसलिए वह जल्दी ही अपना बैग लेकर होटल से निकल गया। ईशान बेंगलोर की सबसे बड़ी रेडियो सेंटर पहुंचा जहां ऑडिशन होने वाले थे। उसने सारी फॉर्मेलिटी पूरी की और फिर वेटिंग एरिया में आकर बैठ गया जहां कई और भी आरजे बैठे हुए थे। वहां बैठकर ईशान ने खुद को रिलैक्स करने के लिए कॉफी पी और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। मिस्टर ईशान शर्मा, नेक्स्ट नंबर आपका है। आप ऑडिशन के लिए तैयार हैं ना? रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने कहा। ओके, थैंक यू, ईशान ने कहा और मन ही मन सब ठीक होने की दुआ करने लगा। ईशान की नजर अपने सामने बैठे एक लड़के पर चली गई जिसके बगल में बैठी लड़की ने उसका हाथ थाम रखा था और उसे चीयर अप कर रही थी। उन्हें देखकर ईशान को एकदम से माया की याद आ गई। माया तो जैसे ईशान को भूल ही चुकी थी। ईशान ने नजरें घुमा ली। कुछ देर बाद ईशान का फोन बजा। ईशान ने जेब से फोन निकालकर देखा तो हैरानी और खुशी से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैसेज माया का था। आज कितने दिनों बाद माया ने उसे मैसेज किया था। ईशान ने कांपते हाथों से स्क्रीन पर क्लिक किया और मैसेज देखा तो उसके चेहरे की खुशी तकलीफ में बदल गई। दरअसल माया ने ईशान को अपनी और देवांश की एक तस्वीर भेजी थी जिसमें माया देवांश के साथ बिस्तर पर अधनंगी हालत में थी और साथ में उसने लिखा था, मेरी चॉइस वाकई में सही थी ईशान। उस तस्वीर को देखकर ईशान की आंखों में गुस्सा उतर आया। हालांकि वह माया से ब्रेकअप कर चुका था, लेकिन माया की यह हरकत उसे नागवार गुजरी। ईशान ने फोन बंद करके अपनी जेब में रख लिया और अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर सर झुका लिया। उसके जहन में माया के साथ बिताए पल किसी फिल्म की भांति चलने लगी।
ईशान ने बहुत मुश्किल से माया को अपने दिमाग से निकाला था, लेकिन माया के एक मैसेज ने उसे फिर से वहीं लाकर खड़ा कर दिया और ये ईशान के लिए बहुत तकलीफदेह था। मिस्टर ईशान, आप अंदर आ सकते हैं, रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने कहा। ईशान ने सुना तो उसने गहरी सांस ली और खुद को नॉर्मल करके अंदर चला गया। अंदर एक स्टूडियो था जहां कुछ लोग बैठे थे। उन्होंने एक एक करके ईशान से सवाल पूछना शुरू किया और ईशान ने भी खुद को शांत रखते हुए सब सवालों का सही जवाब दिया। कुछ देर बाद सवाल जवाब के बाद एक लड़के ने कहा, मिस्टर ईशान, आपकी वॉइस काफी इम्प्रेसिव है। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं एंड आपको उस पर रिएक्ट करते हुए कुछ डायलॉग्स बोलने हैं, ओके? श्योर सर, ईशान ने कहा। मिस्टर ईशान, थिंक अबाउट दैट। इमेजिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ बिस्तर में है एंड सडनली यू सॉ देम। व्हाट्स योर रिएक्शन? एक्सप्लेन इन डायलॉग्स विथ नेचुरल फीलिंग, लड़की ने कहा। ईशान ने सुना तो उसे एकदम से कुछ देर पहले माया की तस्वीर याद आ गई। जो गुस्सा और तकलीफ उसने अभी तक दबा रखा था वो एकदम से उसके चेहरे पर झलक आया। अपने काम में परफेक्ट ईशान उस वक्त कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने कोशिश भी की तो काफी खराब तरीके से बोला, जो कि वहां बैठे लोगों में से किसी को पसंद नहीं आया और उन्होंने ईशान से बाहर बैठने को कहा। ईशान बाहर निकलकर सीधा वॉशरूम में चला आया और शीशे के सामने खड़े होकर अपना सर झुका लिया। ईशान को एहसास था कि लास्ट मोमेंट पर उसने खुद ही अपना ऑडिशन खराब कर दिया है और इस बात का ईशान को बेहद अफसोस था। ईशान ने 2-3 बार अपना मुंह धोया और शीशे में देखकर खुद से कहने लगा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जब तुम मेरी जिंदगी से जा चुकी हो तो फिर ये सब क्यों माया? जिस काम में मैं परफेक्ट था उसी में मुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती तुम? ये ऑडिशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद तुम्हें पता होता तो तुम ऐसी हरकत कभी ना करती, पर तुम मेरी कमजोरी जानती हो। तुम जानती हो कि तुम्हारा एक एक्शन मेरी जिंदगी तबाह करने के लिए काफी है। क्यों माया, आखिर क्यों? क्यों तुम बार बार मुझे दर्द दे रही हो? आखिर क्यों? ये मेरा सपना है जिसे पूरा करने के लिए मैंने सब छोड़ दिया, अपने पेरेंट्स, अपनी जॉब, अपना करियर, यहाँ तक कि अपना प्यार भी। मैं इसे ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकता। ईशान कुछ देर वहीं रहा और फिर वापस वेटिंग एरिया में लौट आया। ईशान इंतजार करता रहा, लेकिन ना उसे दोबारा अंदर बुलाया गया, ना ही उसे कोई जानकारी मिली। दोपहर से शाम हो गई और वहां बैठे लोग एक एक करके जाने लगे। ऑडिशन रूम में जब रेडियो के लोग बाहर आए तो ईशान ने उनके पास आकर कहा, सर, मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं? मिस्टर ईशान, आप अभी तक यहाँ हैं। हमारी टीम ने तो उसी वक्त आपका ऑडिशन रिजेक्ट कर दिया था। ये ऑफर हमने किसी और को दे दिया। आप अगले साल फिर कोशिश कर सकते हैं। गुड लक, आदमी ने कहा। ईशान ने सुना तो हैरानी से सबको देखने लगा। उसका ऑडिशन काफी अच्छा था और बाकियों से बेहतर था। बस लास्ट मोमेंट पर उसने थोड़ी सी गलती कर दी थी, जिसकी वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया गया। ईशान ऑफिस से बाहर चला आया। उसके दिल के साथ साथ आज उसका सपना भी टूट चुका था। तो दोस्तों, ये था ए ब्रोकन हार्ट भाग 29। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें ए ब्रोकन हार्ट मेरे साथ। बाय बाय।